हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न, जो कि आप में से कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर जो अव्यवस्थित वाक्य खंड के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करा देना, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आज मैंने 2 अव्यवस्थित वाक्य खंडों को लेकर आया हूँ, यानी कि टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम 2 सेट लेकर आए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर मिलता है। और आप हमें कंप्यूटर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी आपको हम मेनली करा ही रहे हैं, हिंदी और कंप्यूटर इसमें हमारी स्पेशलिटी है इस चैनल की, और हम वही आपको आरआरबी के लिए तैयार कराने वाले हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देर किए। छोटा सा सेशन रखेंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरह से देखने के लिए मिलेगा। आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित 7 वाक्यों को व्यवस्थित कर एक सार्थक पूर्ण लेख बनाएं और पूछे गए निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। जो भी लोग पहली बार इन चीज़ों को कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है। आपको ABCDEFG ये 7 वाक्य दिए गए हैं, और ये वाक्य इधर उधर व्यवस्थित हैं, यानी कि ये अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको इन वाक्यों को एक सार्थक क्रम में लगाना है, जिससे कि आपका एक पैराग्राफ डिजाइन हो जाए जो कि एक सार्थक पूर्ण अर्थ दे। ये हमें इन क्वेश्चंस में करना होता है। तो पहले क्लास जिन लोगों ने नहीं ली थी, जो मैंने उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से उसमें बताया था कि आप कैसे इन चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, कैसे आप इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, वो अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 से 3.5 मिनट के अंदर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इतने टाइम लग रहा है, 3.5 मिनट तक अगर आप बना रहे हैं, तो आप एक अच्छे लेवल पर हैं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनाने की कोशिश की होगी। जितने भी लोगों ने अगर बनाया है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कितना टाइम लगा एक्चुअल में इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो आपको क्या पता है, जब आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको एक बार पढ़ने हैं, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे सेंटेंसेस में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो चलिए, पहला सेंटेंस जब मैंने पढ़ा तो मैं क्या पढ़ता हूँ कि आदि समय में ऋषियों के आश्रम भी वनों में समाज से दूर बनाए जाते थे, जो कि उस समय के शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही पर्यावरण का अधिकाधिक महत्व रहा है। वन और जन एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संस्कृति के उत्तर वैदिक काल में अरण्यकों, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की रचना हुई। ये तीनों ही वन प्रांतर में लिखे गए। तो चारों ही सेंटेंस अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें लगभग वन और पर्यावरण की बात चल रही है। तो यहाँ तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो पैराग्राफ बनेगा वो भारतीय संस्कृति और पर्यावरण के ऊपर कुछ बनने वाला है। फिर ई में आपसे क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति को पर्यावरणीय कहा जाता है। वेदों में वर्णित ऋतु को प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। वन, वृक्ष एवं पर्वतों से युक्त मानव सभ्यता का काल सर्वविदित है। और ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ एवं संस्कार ये तीनों वनों से जुड़े हुए आश्रम हैं। तो जब आपने इन 7 सेंटेंसेस को पढ़ा तो हमें क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति एवं शिक्षा के प्रारंभिक जो भी व्यवस्थाएं थी उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इनमें पहला वाक्य कौन सा होगा? ये पहला वाक्य वो होगा इन जो कि इस पूरे पैराग्राफ में जिन चीज़ों की बात की जा रही हो उसका उसने इंट्रोडक्शन दिया हो, वही आपका हमेशा पहला वाक्य होगा। तो अगर आप एक बार फिर से अगर इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसमें क्या आपको लगता है कि कौन सा जो पैराग्राफ है वो पहला लगे बनेगा? बताइए। कुछ कह रहे होंगे सर ए भी हो सकता है, क्योंकि आदि समय बहुत पुराने समय की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस को पहला वाक्य बनने से रोक दिया करते हैं। तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला, आपको यहाँ जब आपने देखा
कि आदि समय में ऋषियों के आश्रम भी वनों में, यानी कि उनके आश्रम भी वनों में, यानी कि जब ये वर्ड जुड़ा भी तो इसका अर्थ क्या है कि वनों की पहले भी कहीं बात हो चुकी होगी और वहाँ पर कुछ महत्वता रही होगी, उसके बाद किसी व्यक्ति या वस्तु का उस जगह पर होने का प्रभाव वहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में चलते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही पर्यावरण का अधिकाधिक महत्व रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भारतीय संस्कृति की भी बात हो रही है और उसके प्रारंभ से पर्यावरण का अधिकाधिक महत्व रहा है। ये हो सकता है कि हमारा पहला वाक्य बन जाए, वन और जन एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर वन की बात हुई है और जन की बात हुई है, लेकिन जब आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा था तो हमें इतना तो पता लग रहा था कि वन की बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण को जोर दिया जा रहा था और जन की बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति को जोर दिया जा रहा था। तो इसका अर्थ क्या है कि ये तो सर मेरा पहला वाक्य नहीं बनेगा। फिर आते हैं चौथे वाक्य पर कि भारतीय संस्कृति के उत्तर वैदिक काल में अरण्यकों, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की रचना हुई। ये तीनों ही वन प्रांतर में लिखे गए, यानी कि यहाँ भी वन की बात हो रही है। तो वन आएगा किस में, वन मेरा पर्यावरण में आएगा। और सेंटेंस में मुझे मालूम है कि ए से लेके जी तक जब मैंने पढ़े थे तो मुझे मालूम था कि कुछ सेंटेंसेस में पर्यावरण की बात हुई थी। तो यानी कि पर्यावरण वाले शब्द पहले वाक्यों में रखे जाएंगे, उसके बाद वन में आएगा, वन तक हम पहुंचेंगे। तो ये भी हम नहीं रख सकेंगे पहले। फिर भारतीय संस्कृति को पर्यावरणीय कहा जा सकता है। वेदों में वर्णित ऋतु को प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यह भी मेरा बन सकता है कि सर यहाँ भी संस्कृति की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है। फिर वन, वृक्ष एवं पर्वतों से युक्त मानव सभ्यता का काल सर्वविदित है। यहाँ भी वन वगैरह की बात हुई, पर्वत से बात हुई, मानव सभ्यता की बात हुई। तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि सबसे पहले इसमें कोई भी आपको इंट्रोडक्शन सा तो नहीं मिल रहा है। फिर अगला कहा जा रहा है ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ एवं संस्कार, ये तीनों वनों से जुड़े हुए आश्रम है। यहाँ भी वन शब्द यूज हुआ है, लेकिन आपने सर पहली बार हमें बता दिया है कि हमने जब पूरे सेंटेंसेस को पढ़ रहे थे तो हमें ये पता रहना चाहिए था कि वन जो है वो पर्यावरण के अंदर आएगा। तो यानी कि पहले पर्यावरण की परिभाषा आएगी, उसके बाद ही हम इन चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें पहला वाक्य कौन सा होने वाला है सर? या तो ई होगा या फिर बी होगा। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप में रह सकता है क्योंकि बाकी तो हमने एलिमिनेट कर लिए अपने सेंटेंसेस के सोचने के तरीके से, ये आपने वैसे तो सोच लिए। अब बी और ई में से सर कौन सा पहला रहेगा वो और बता दीजिए। कैसे हम अगर ऐसे कन्फ्यूज़न में हम वहाँ फंस जाएंगे तो हम क्या सोचेंगे वहाँ पर कि जिससे हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो पाए। तो आप क्या सोचने वाले हैं वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बी सेंटेंस जब मैंने पढ़ा तो भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही पर्यावरण का अधिकाधिक महत्व रहा है। फिर कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति को पर्यावरणीय कहा जा सकता है। अब यही सेंटेंस इतना जैसे ही ये आया समझ में, यही ने इसने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा दूसरा आएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से पर्यावरण का अधिकाधिक महत्व रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति को पर्यावरणीय कहा जा सकता है। तो पर्यावरणीय कब कहा जाएगा? भारतीय संस्कृति को यदि आप पर्यावरणीय कहेंगे तो हम सिर्फ तभी कह पाएंगे जब भारतीय संस्कृति के अंदर हम पर्यावरण को बहुत सर्वोच्च स्थान दें। और ये वाली जो बात मुझे पता लग रही है वो मुझे कहाँ पता लग रही है वो बताइए। ये सर आपने क्लियर हो गया कि सर सबसे पहले मेरा बी आएगा। ठीक है, उसके बाद ए में सर वनों की बात हुई है, सी में वनों की बात हुई है और डी में भी वनों की बात हुई है, एफ और जी सब में वनों की बात हुई है। तो यानी कि और उसके बाद भी भारतीय संस्कृति और पर्यावरण का अधिकाधिक महत्व रहा है। और ई वाक्य में ये कहा गया है कि भारतीय संस्कृति और पर्यावरण को आपस में जोड़ के दिखाया गया है। तो इसलिए मेरा जो वाक्य ई है वो बी के बाद जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? नहीं है। फिर आप आइए आगे। अब ये मैंने देख लिया, इसको अब हम नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। अब आती है बात ए सी डी एफ जी, इनमें अब कौन सा आएगा? तो ए में किसकी बात की जा रही है? आदि समय में ऋषियों के आश्रम भी। तो यहाँ पर जो भी वर्ड जुड़ गया, इसने ये कहा कि पहले आप जो पर्यावरण तक तो हमने पढ़ लिया, अब बात वनों की हो रही है और वनों में भी सबसे पहले आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हों, तभी तो आप ये लगा पाएंगे कि वहाँ पे आश्रम भी हैं। समझ में आया होगा? तो यानी कि ए वाक्य मेरा ई के साथ नहीं जुड़ेगा। और वन और जन एक दूसरे के पूरक हैं,
क्या ये जुड़ सकता है? सर जुड़ सकता है, लेकिन हम आगे के अभी तो देखेंगे पहले। फिर डी, भारतीय संस्कृति के उत्तर वैदिक काल में अरण्यकों, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की रचना हुई। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। फिर वन वृक्ष एवं पर्वतों से युक्त मानव सभ्यता का काल सर्वविदित है। यानी कि भारतीय संस्कृति, जब आपने यहाँ पर देखा तो भारतीय संस्कृति के प्रारंभ की बात हो रही थी, फिर वहाँ पर पर्यावरण की बात की गई, फिर जब मैंने एफ में आया तो यहाँ पर मानव सभ्यता के काल की बात हुई है। यानी कि हम जो घटनाएं हो रही हैं उनके अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक समझ रहे होगे आप लोग। यानी कि अब सर मेरा एफ जुड़ेगा, क्योंकि बी में भारतीय संस्कृति के प्रारंभ होने की बात हुई। फिर ई पार्ट में जो पर्यावरण को अधिकाधिक महत्व दिया गया और उसकी वजह से क्या हुआ है वो चीज़ आपको पता लगी, इसलिए सर मैंने ई को जोड़ा। ठीक है, फिर आप बताइए। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने प्रारंभिक वाक्यों में अगर आप देखोगे तो भारतीय संस्कृति को पर्यावरण से जोड़ा गया है। अतः आने वाली जगहों पर वही वाक्य होंगे जिनमें पर्यावरण संबंधित विचारों का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप जी और डी में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कालों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जब आप एफ को पढ़ते हैं तो मुझे ये साफ समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति के अगली घटना की बात हो रही है कि मानव सभ्यता का काल सर्वविदित है। क्योंकि अब आपके जो वन हैं वो सबसे पहले एफ में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कब से ये चीज़ें पता लगी हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बी के बाद ई आएगा, फिर एफ आएगा। फिर क्या कहा जा रहा है, अब सर बाकी वाक्यों में देखो ऋषि और आश्रम को जोड़ा गया है। फिर संस्कृति में उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की रचना हुई, ये काम भी वन में हुए। और उसके बाद जब जी में आप देखते हो तो वहाँ भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है और वनों को उसमें जोड़ा गया है। तो यानी कि अब हमें ऐसा वाक्य जोड़ना है कि जो वन को दूसरे जो भी वाक्य में आ रहे हैं, जो जन लोग आ रहे हैं, जो भी ऋषि मुनि आ रहे हैं, वो सारे के सारे कुछ लोग हैं। तो अब हमें ऐसा वाक्य ढूंढना है जहाँ पे वन को और लोगों को आपस में जोड़ने की बात की गई हो। वो सर मुझे दिखती है सी में। तो यानी कि बी, फिर ई, फिर एफ, फिर सी। अब बचता है डी, जी और ए। अब डी, जी, ए में आप किसे रखेंगे? तो सर डी, जी, ए में ए तो तब तक नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ जहाँ तक कि वन में क्या क्या हुआ है उसकी बात ना की जाए। ठीक है सर। फिर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संस्कार, ये तीनों वनों से जुड़े हुए आश्रम हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक संस्कृति की बात की जा रही है, उससे जुड़े आश्रम आपको बताने हैं, यही तो आपको करना है। लेकिन उन आश्रम को आप कब बता पाओगे? ये किसी संस्कृति के अंदर ही तो होंगे, और ये जब किसी संस्कृति के अंदर होंगे तो वो किसकी बात करेंगे वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ जी सेंटेंस में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संस्कार, इनकी बात हुई है और ये चीज़ें सर मुझे भारतीय संस्कृति के अंदर मिलती हैं। तो यानी कि ऐसा सेंटेंस केवल डी है जिसने भारतीय संस्कृति को डिफाइन किया हो। ठीक है, फिर जैसे ही इन्होंने डिफाइन किया तो फिर आप भागकर कहाँ पहुँचेंगे? आप पहुँचेंगे जी पर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए जब आपने डी सेंटेंस पढ़ा तो वहाँ ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की रचना हुई, ये तीनों ही वन प्रांतर में लिखे गए हैं। फिर उसके बाद ये तीनों वनों से जुड़े हुए आश्रम हैं, यानी कि धीरे धीरे करके वनों से अब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। और फिर लास्ट में हम ये लगा पाएंगे अपना कि ये चीज़ भी वनों में आई है। ठीक है, तो ये हमारा क्रम रहने वाला है बी, ई, एफ, सी, डी, जी, ए। अब अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इनमें पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे इसमें से सारे सेंटेंसेस बना देंगे। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। वादा कर रहे हैं हम कि आपके साथ हम अंत तक जुड़े रहेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देंगे और आपकी जो नॉलेज है वो हम उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि जहां पे आपने पिछली हर दिन आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि आपका वीडियो लाइक करना हमारे मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले में। यहाँ पर भी आपसे अब यहाँ पर पहले सेट में 7 क्वेश्चन 7 वाक्य थे, यहाँ पर इस सेट में 6 वाक्य हैं। ठीक है, अब इन 6 वाक्यों को आपको बनाना है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो अपना जैसे काम करते हैं वही करेंगे। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये सारे वाक्य पढ़ने पड़ेंगे, तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए कि किसी स्थान की जलवायु, नदी और पर्वत, उसकी सर्दी और गर्मी तथा अन्य मौसमी हालतें सब मिलजुल कर वहाँ के प्राणियों में एक विशेष गुण का विकास करती हैं।
भाषा के बिना हम किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सी में कहा जा रहा है राजनीतिक, व्यापारिक एवं धार्मिक संबंध जल्द या देर से कमजोर पड़ सकते हैं और प्राय टूट भी जाते हैं, लेकिन भाषा का रिश्ता समय और अन्य बिखरने वाली शक्तियों की परवाह किए बिना अमर रहता है। फिर आपसे अगली बात की जा रही है कि इस तरह हमारी भाषा का सीधा संबंध सॉरी, आपसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है इसलिए कल वीडियो भी नहीं आया था, लेकिन कोई नहीं, आगे पढ़िए। इस तरह हमारी भाषा का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, या हम इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि भाषा हमारी आत्मा का बाहरी रूप होता है। ई पढ़ेंगे तो जो प्राणियों की सूरत, व्यवहार, विचार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती है और खुद को व्यक्त करने के लिए एक विशेष भाषा बोली का निर्माण करती है। ज्यों-ज्यों हमारी आत्मा का विकास होता है त्यों-त्यों हमारी भाषा भी प्रौढ़ होती जाती है। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर किन चीज़ों की बात हो रही है? सर, जैसे ही हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ा हमें समझ में आ गया कि हर जगह पर भाषा की बात हुई है, भाषा की बात हुई है और समाज में उसका क्या क्या महत्व है इसकी बात हुई है। यानी कि ये जो पूरी लाइन आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनसे मिलकर जब कोई पैराग्राफ बनेगा तो वो उसके अंदर किसका महत्व होने वाला है? उसके अंदर भाषा का और समाज में भाषा का क्या महत्व है उसका बात होने वाला है। ठीक है। अब इसमें जब आप पढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले सेशंस में भी बताया था, मैंने आपसे क्या बताया था कि इनमें देखिए ए में, फिर डी में और फिर एफ में और ई में भी अगर आप देखेंगे, यदि आप ई में भी देखेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस में किसी न किसी प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम से हमारे वाक्य की शुरुआत हो रही है। और मैंने आपको पहले ही सेशन में ये बताया था, एक पॉइंट मैंने आपको दिया था कि नॉर्मली ज़्यादातर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत का पहला वाक्य, कभी भी किसी गद्य की शुरुआत का पहला वाक्य किसी सर्वनाम से शुरू नहीं हो सकता। तो सर इतना तो हमें पता लग गया, उसी पॉइंट से हमें इतना पता लग गया कि इन 6 में से 4 वाक्य ऐसे हैं जो पहला स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। अब सर बचता है बी और सी, इनमें से कौन सा आएगा? तो एक बार पढ़ लेते हैं, हाल पता लग जाएगा। तो बी में क्या कहा जा रहा है कि भाषा के बिना हम किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सी में क्या कहा जा रहा है? राजनीतिक, व्यापारिक एवं धार्मिक संबंध जल्द या देर से कमजोर पड़ सकते हैं और प्राय टूट भी जाते हैं, लेकिन भाषा का रिश्ता समय और अन्य बिखरने वाली शक्तियों की परवाह किए बिना अमर रहता है। यानी कि जब आप सी को पढ़ रहे थे तो हमें इतना पता लग गया कि यहाँ पर भाषा और समाज के बीच में क्या क्या चीज़ें चलती हैं उनकी बात की जा रही है कि सामाजिक जो आपके रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन भाषा का रिश्ता हमेशा बना रहता है। लेकिन बी में जब हम देखते हैं तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि भाषा के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और हम क्यों नहीं कर सकते हैं वो सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा सर पहला सेंटेंस बी बनेगा। ठीक है। अब बी को हम नहीं पढ़ने वाले। अब बी से कौन सा सेंटेंस जुड़ सकता है वो बताइए। भाषा के बिना हम किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बताइए आप अगला क्या बनेगा? सोचिए, थोड़ा बहुत तो सोचिए, बताइए बताइए बताइए। अब भाषा के बिना हम किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह हमारी भाषा का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, इससे तो हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर समाज की बात हो रही है, हमारी आत्मा से अभी कोई बात नहीं पहुँची। जब आप डी को पढ़ते हैं, जब आप ई को पढ़ते हैं, जो प्राणियों की सूरत, व्यवहार, विचार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती है। अभी हम भाषा का कल्पना नहीं कर सकते भाषा के बिना समाज की, लेकिन उसके हम गुण को नहीं पढ़ रहे हैं। जो जो हमारी आत्मा का विकास होता है त्यों त्यों हमारी भाषा भी प्रौढ़ हो जाती है। यहाँ भी आत्मा की बात हो रही है। सी में जब आप पढ़ते हैं तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वहाँ पर सर कंपैरिजन किया जा रहा है कि सामाजिक रिश्ते टूट जाते हैं, ये नहीं टूटते हैं। ए में जब आप देखते हैं तो किसी स्थान की जलवायु, नदी और पर्वत, उसकी सर्दी और गर्मी तथा अन्य मौसमी हालतें सब मिलजुल कर वहाँ के प्राणियों में एक विशेष गुण का विकास करती हैं। ठीक है। तो जब वो एक विशेष गुण का विकास करती हैं, तो जब एक विशेष गुण का विकास होगा तो भाषा कैसे बनती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कभी भी कोई भी भाषा बनती है, जो भी हम बात करते हैं आपस में, तो वो किस तरह से बन जाती है। वो वहाँ की जो जगह जगह की भाषाएं अलग होती हैं, वो कैसे अलग होती हैं उसी के बारे में बताया गया है कि किसी भी स्थान की जो जलवायु होगी, नदी होगी, पर्वत होंगे
और उनकी सर्दी गर्मी अन्य मौसमी हालतें सब मिलकर वहाँ के प्राणियों में विशेष गुण का विकास करती हैं। और जो विशेष गुण आपका जो विकास हो रहा है उस विशेष गुण की वजह से ही आपके अंदर भाषा का डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ यहाँ पर हिडन थी। जितनी अच्छे तरीके से पढ़ जाओगे उतना अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को ढूंढ लोगे, यानी कि बी के साथ सिर्फ ए जुड़ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब सी, डी, ई और एफ। अब यहाँ पर देखिए एक गुण का विकास करती है, फिर उसके बाद राजनीतिक, व्यापारिक, यहाँ तो नहीं जुड़ने का क्योंकि हम इस सेंटेंस को इतनी बार पढ़ चुके हैं, तो अभी तो हमें इतना मालूम है कि इससे तो हम इस सेंटेंस को ए को नहीं जोड़ सकते। अब इस तरह हमारी भाषा का सीधा संबंध हमारी आत्मा से होता है। क्या ए सेंटेंस में कहीं भी भाषा और हमारे बारे में बातें की गई? अभी तो सर ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ई में देखिए जो प्राणियों की सूरत, व्यवहार, विचार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती है और खुद को व्यक्त करने के लिए एक विशेष भाषा बोली का निर्माण करती है। सब बिल्कुल यही सेंटेंस ए से जुड़ेगा कि एक विशेष गुण का विकास करती है जो प्राणियों की सूरत, व्यवहार, विचार और स्वभाव पर अपनी छाप लगा देती है और खुद को व्यक्त करने के लिए एक विशेष भाषा बोली का निर्माण करती है। ठीक है, तो बी, ए, फिर आएगा ई। अब देखिए ई के बाद आप क्या जोड़ेंगे? अब आपकी भाषा का निर्माण हो चुका है और प्राणियों के सूरत, व्यवहार, विचार और स्वभाव पर अपनी छाप भी लगा चुकी है। और यहाँ पर एफ में जब आप पढ़ते हैं ज्यों ज्यों हमारी आत्मा का विकास होता है त्यों त्यों हमारी भाषा भी प्रौढ़ होती जाती है। तो पहले आप इनमें संबंध तो दिखाएंगे कि भाषा और आपकी आत्मा का कोई संबंध है, तभी तो प्रौढ़ होगी। और सी में क्या हो रहा है? सी में राजनीतिक और उनके बारे में बातें की जा रही हैं। तो सर यहाँ तक तो मैं नहीं पहुँचूंगा क्योंकि ई में अभी मेरी भाषा का निर्माण हुआ है, उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ई के बाद मैं सिर्फ डी को ही जोड़ सकता हूँ कि इस तरह हमारी भाषा का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा हमारी आत्मा का बाहरी रूप होता है। ठीक है, और जैसे ही हमने अपना संबंध भाषा का आत्मा से लगाया सोई तुरंत आपको यह पता लग जाएगा कि जो आपका एफ सेंटेंस है वो डी से जुड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसी से रिलेटेड बात की जा रही है। फिर बचता है आपका सी, तो इस तरह से इसका ये आपका क्रम रहेगा बी, ए, ई, डी, एफ, सी। अब आप बताइए क्या आपको ये सेशन पसंद आया है? अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमें आपसे ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका ये लाइक हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका एप्रिशिएशन भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन को काम करता है। जब हमारा मोटिवेशन रहेगा अप तो आपके लिए कंटेंट हम डेली ही अप लेवल का ही लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए आप कोई टेंशन ना लीजिए और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हिंदी की क्लासेस चैनल पर शुरू हो चुकी है और काफ़ी टाइम से हो चुकी है। अब तो धीरे धीरे हमारा चैनल तो अब धीरे धीरे पुराना ही होता जा रहा है। हम नहीं कह सकते कि ये नया है, लगभग 1 महीना होने वाला है इसको। तो बस जुड़े रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।